कल तो आप लोगों ने चेंज करवाया यार। एक मिनट देखो, रुको। अरे नहीं नहीं, ठीक है ना यार। देखो जीवन में ना ऐसे सुख दुख में साथ दिया करो। आधे लोग हाँ बोलते हैं तो आधे लोग ऐसे होते हैं नहीं ऐसे कैसे सही है, नहीं। खुश रहो यार, हफ्ता भर इसको चलने दो, फिर वापस सफेद कर लेंगे, फिर काला कर लेंगे, फिर गेरुआ कर लेंगे। चलो, अब लास्ट अपन ने यू क्रोमैटिन की बात की थी, और अपन ने यू क्रोमैटिन में क्या देखा था? डीएनए, हिस्टोन, गैर हिस्टोन और थोड़ी बहुत मात्रा में आरएनए, उनसे मिलकर क्या बना हुआ था? यू क्रोमैटिन। अब ये जो यू क्रोमैटिन है, इसके दो रूप होते हैं। यू क्रोमैटिन के हमारे पास दो रूप हैं। अरे यार, मैंने क्रोमैटिन के, तो क्रोमैटिन के दो रूप, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखो, सिर्फ इमेजिन करना है आपको। क्रोमैटिन के दो रूप हैं, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखो, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करो, अपना कोशिका है कोई भी, कोशिका में केंद्रक है और केंद्रक के अंदर डीएनए है, और डीएनए ऐसे खुला नहीं पड़ा है। डीएनए हिस्टोन, गैर हिस्टोन और आरएनए के साथ संकुल बना रहा है। डार्क ग्रीन, रुको रुको रुको, मैं देख लूं। 3 डॉट्स, ये पाना, ओके, ये बेटर है। ये ठीक है। अब देखो ना किसमें से बेटर लग रहा है। नहीं है वही। टाइम खराब कर रहे हो यार। बस अब हो गया, अब ये चेंज नहीं हो रहा। हाँ, पहले लास्ट ये वाला ग्रीन ठीक है, पिछले वाला यही है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास डीएनए है, केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए किसके साथ संकुल बना रहा है? हिस्टोन, गैर हिस्टोन और आरएनए के साथ। अब इस समय ये जो क्रोमैटिन है, जिसमें डीएनए हिस्टोन और गैर हिस्टोन के साथ दृढ़ता से संयोजित है, ये खुले प्रकार का क्रोमैटिन हुआ या या बंद प्रकार का? बंद प्रकार का क्रोमैटिन हुआ। संकुल दृढ़ता है। इसको आप अभिरंजित करोगे या रंग दोगे तो हल्का रंग लेगा या गहरा रंग? गहरा रंग लेगा। और इस समय ऐसा डीएनए जो हिस्टोन और गैर हिस्टोन के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, यह डीएनए अभी आसानी से अनुलेखन के द्वारा आरएनए बना देगा क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि आरएनए तब बनाएगा जब एंजाइम डीएनए से जुड़ेगी, और डीएनए को जुड़ने के लिए क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि हिस्टोन और गैर हिस्टोन ने उसको छुपा रखा है। तो ऐसा क्रोमैटिन जिसमें डीएनए हिस्टोन दृढ़ता से जुड़े हैं, बंद प्रकार का क्रोमैटिन है, गहरे रंग का अभिरंजन दर्शाएगा और अनुलेखन के रूप से निष्क्रिय होगा, उसे क्या कह देंगे? हेटेरोक्रोमैटिन। फिर डीएनए के वो हिस्से जहां पर हिस्टोन अलग हो रहे हैं या हिस्टोन ढीले रूप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्रोमैटिन खुले प्रकार का हुआ। उसको आप रंग दोगे तो अभिरंजित, हल्का होगा, और क्योंकि उससे हिस्टोन अलग हो रखे हैं या हिस्टोन प्रोटीन ढीले रूप से जुड़े हैं, मतलब वो एंजाइम डीएनए से जुड़कर उसका क्या कर सकती है? अनुलेखन। तो अनुलेखन के रूप से वो क्या हो गया? सक्रिय हो गया। उसे क्या कहेंगे? यूक्रोमैटिन कहेंगे। बंद प्रकार का क्रोमैटिन, गहरे रंग का क्रोमैटिन,
अनुलेखन के रूप से निष्क्रिय क्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन, खुले प्रकार का क्रोमैटिन हल्के रंग का अभिरंजन, और अनुलेखन के रूप से सक्रिय क्रोमैटिन कौन सा होगा? यूक्रोमैटिन होगा। तो लिख लेंगे पॉइंट्स यहां पर। ठीक है, जब डीएनए और हिस्टोन दृढ़ता से जुड़ा होगा, गहरा होगा, तो रंग कैसा आएगा? डार्क। और जब आपके पास डीएनए हिस्टोन ढीले रूप से जुड़े होंगे तो रंग कैसा आएगा? हल्का। तो अनुलेखन के रूप से सक्रिय क्रोमैटिन कौन सा हो गया? यू क्रोमैटिन, और निष्क्रिय कौन सा हो गया? हेटेरोक्रोमैटिन। लिख लिया? अब देखो, हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब यह हो गया कि यह निष्क्रिय है, मतलब अनुलेखन के रूप से निष्क्रिय क्रोमैटिन कौन सा हो गया हमारे पास? हेटेरोक्रोमैटिन। अब इस हेटेरोक्रोमैटिन के भी दो रूप हैं, ठीक है, ले लूं आगे। अब यहां पर मैंने ले लिया तो फिर सही है ना। अब हेटेरोक्रोमैटिन दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, जिसको हम कहते हैं और एक हमारे पास होता है देखो, हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब यह था कि जो अनुलेखन के रूप से निष्क्रिय है। तो अब अगर अनुलेखन के रूप से सदैव निष्क्रिय रहने वाला क्रोमैटिन कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब है कि वो अनुलेखन के रूप से सदैव क्या रहेगा? निष्क्रिय। अब आपने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी है। गुणसूत्र की संरचना जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास ये संरचना क्या कहलाती है? सेंट्रोमियर। और गुणसूत्रों के सिरे को क्या कहते हैं? टीलोमियर। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखना और पृथक करना।
और गुणसूत्रों के सिरे को बनाए रखने में कौन काम करता है? टीलोमियर। मतलब सेंट्रोमियर और टीलोमियर का संरचनात्मक काम है, सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ के रखना, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करना। टीलोमियर का काम है गुणसूत्रों के सिरे को बनाए रखना। इसका मतलब ये केवल संरचना में काम कर रहे हैं, इनका अनुलेखन होगा क्या? इसके अंदर जो डीएनए है वो अनुलेखन दर्शाएगा? नहीं। टीलोमियर में जो डीएनए है वो अनुलेखन दर्शाएगा? नहीं। तो सेंट्रोमियर और टीलोमियर वो क्रोमैटिन के हिस्से हैं जो कभी भी अनुलेखित नहीं होंगे, मतलब ये अनुलेखन के रूप से सदैव निष्क्रिय रहेंगे। किसका उदाहरण? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या रहेगा? सदैव निष्क्रिय। और इसमें दो उदाहरण हो गए, एक टीलोमियर और दूसरा सेंट्रोमियर बनाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन तो वो हो गया जो सदैव आपके पास निष्क्रिय रहेगा। इसका मतलब फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन वो होगा जो समय समय पर सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी रह सकता है। और इसका हम सबसे प्रमुख उदाहरण पढ़ते हैं बार बॉडी। तो अब हम विस्तार से किसकी बात करेंगे? बार बॉडी। यहां पे उदाहरण तो लिख लेंगे फैकल्टेटिव का बार बॉडी, और हम देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो, अब अपन विस्तार में अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बार बॉडी की। पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, बार बॉडी का सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया था, लायन। तो इसलिए हम इसको और किस नाम से जानते हैं? लायन का सिद्धांत, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, डोसेज कॉम्पनसेशन। अब देखो ये क्या कहता है, महिलाओं में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं? 2। देखो पुरुषों में तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है, लेकिन महिलाओं में क्या होते हैं? 2 एक्स गुणसूत्र। अब क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए समय समय पर या भ्रूणीय अवस्था में 2 एक्स में से एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है? निष्क्रिय। और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र में से जो एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय हो जाता है, उस निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को क्या कहते हैं? बार बॉडी। तो महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र हैं, 2 एक्स गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र जब निष्क्रिय हो जाता है, तो उस निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को क्या कहते हैं? बार बॉडी। पुरुषों में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुषों में पहले से ही एक ही एक्स गुणसूत्र है, 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी बार बॉडी की संख्या ज्ञात करनी है, तो बार बॉडी की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? कुल एक्स गुणसूत्र -1। तो महिलाओं में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं? 2। तो बार बॉडी कितना हो गया? 1। अब ये बार बॉडी का उपयोग हम कहां करते हैं? जेंडर पता करने के लिए। आपको यह पता करना है कि लड़की है या लड़का, तो पुरुषों में या लड़कों में कोई बार बॉडी नहीं होगी, और महिलाओं में एक बार बॉडी होगी। कोई ऐसा पुरुष बता सकते हो जिसमें बार बॉडी है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा था अपन ने। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनी प्रारूप XXY। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष में 2 एक्स थे, इसलिए उसमें बार बॉडी कितनी होगी? 1। तो एक ही ऐसा पुरुष होता है जिसमें बार बॉडी देखने को मिलती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं?
तो इसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, महिला के रुधिर में से कौन सी कोशिकाएं निकालते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अंदर आप बार बॉडी का को ज्ञात करते हो, और बार बॉडी आपको कैसे दिखाई देती है, ड्रम स्टिक के रूप में। जो वो डंडा होता है ना ड्रम पे बजाने वाला, वैसी बार बॉडी आपको किस में दिखाई देगी, महिला के न्यूट्रोफिल्स में दिखाई देगी। याद करो मेटा फीमेल्स था, मेटा फीमेल्स का जीनी प्रारूप XXX, 3 X थे, तो उसमें बार बॉडी कितनी हो गई, 2। तो हमेशा बार बॉडी कैसे निकालोगे, कुल X गुणसूत्र -1। और बार बॉडी का मतलब क्या हो गया, महिलाओं में जो 2 X गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक X गुणसूत्र जब निष्क्रिय हो जाता है तो उस निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बार बॉडी कहेंगे। लिखेंगे बार बॉडी। लिख लेंगे, भ्रूणीय विकास के दौरान महिलाओं में भ्रूणीय विकास के दौरान क्या लिखा है, भ्रूणीय विकास के दौरान महिलाओं में 2 X गुणसूत्रों में से महिलाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक X गुणसूत्र निष्क्रिय हो जाता है। 2 X गुणसूत्रों में से एक X गुणसूत्र निष्क्रिय हो जाता है। इस निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बार बॉडी कहते हैं। इस निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बार बॉडी कहते हैं। ठीक है, फिर बार बॉडी की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इसका सूत्र लिख लो, बार बॉडी की संख्या बराबर कुल X गुणसूत्र -1। कुल X गुणसूत्र -1। फिर नेक्स्ट पॉइंट, महिला में बार बॉडी की पहचान न्यूट्रोफिल्स के इंटरफेस केंद्रक में की जाती है। महिलाओं में बार बॉडी की पहचान न्यूट्रोफिल्स के इंटरफेस केंद्रक में की जाती है। और वह ड्रम स्टिक के रूप में दिखाई देती है। और वह ड्रम स्टिक के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 X गुणसूत्र हैं तो एक X गुणसूत्र निष्क्रिय हो जाएगा, 3 अगर X गुणसूत्र हैं तो 2 निष्क्रिय हो जाएंगे, 4 X गुणसूत्र हैं तो 3 X गुणसूत्र समय समय पर निष्क्रिय होते हैं, और निष्क्रिय होने पर उसे क्या कहा जाता है, बार बॉडी कहा जाता है। और पहचान आप कब करोगे, महिला के न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में जब केंद्रक देखोगे तो आपको किस रूप में दिखाई देगा, ड्रम स्टिक के रूप में दिखाई देगा।
तो अब देखो, अब हमारे पास डीएनए की अपन ने बात, मूल सिद्धांत की बात कर ली। मूल सिद्धांत के बाद अपन ने देख लिया डीएनए पैकेज कैसे रहता है। अब अपन क्या बात करते हैं, देखो आज हमें मालूम है कि आनुवांशिक पदार्थ मुख्य कौन सा है, डीएनए। आज तो हमें मालूम है कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन पहले नहीं मालूम था। पहले वैज्ञानिकों को यह पता करना था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन्स है। मतलब जब वैज्ञानिक आनुवांशिक पदार्थ की खोज कर रहे थे तो वैज्ञानिकों के पास 3 सिस्टम थे। वैज्ञानिकों को लगता था या तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा, या आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा, या आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए या एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे यह मालूम चला कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो अब पूरा बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स है और इतिहास है इस चैप्टर में। तो पहली चीज तो यह है, हेडिंग डाल देंगे अब हम, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। जितने वर्ष और जितने साइंटिस्ट एनसीईआरटी में है सारे ध्यान में रखने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस वर्ष से प्रारंभ हुई, 1926 से प्रारंभ हुई। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस वर्ष से प्रारंभ हो गई, 1926 से। अब देखो, आपने सोचा ये न्यूट्रोफिल्स का प्रयोग क्यों किया, बार बॉडी की पहचान करने के लिए। ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं सबसे ज्यादा, ब्लड में 50 लाख से 55 लाख आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज में केंद्रक होता है क्या, डीएनए होता है क्या, नहीं। तो आरबीसी में तो आप चयन कर ही नहीं सकते बार बॉडी है या नहीं। उसके बाद आरबीसी के बाद संख्या डब्ल्यूबीसीज की, डब्ल्यूबीसी होते हैं 6000 से 8000 या 10000, उसमें से भी सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसीज न्यूट्रोफिल्स। तो इसलिए न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी की जांच की जाती है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक मिलेगा नहीं, बिंबाणु में केंद्रक मिलेगा नहीं, तो कौन सी रुधिर कोशिकाएं जिसमें केंद्रक मिलेगा, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स। तो अध्ययन के लिए किसे लिया जाता है, न्यूट्रोफिल्स को। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किससे प्रारंभ हुई, 1926। और पहला प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, ग्रिफिथ ने, जिसे हम कहते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। और यह किस वर्ष में था, 1928, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण पदार्थ प्रयोग किस वर्ष में, 1928। अब पहली चीज, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसे चुना, जीवाणु को। तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया, जीवाणु। कौन सा जीवाणु, निमोनिया उत्पन्न करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ग्रिफिथ ने अपने, ये सवाल देखो एमसीक्यूज में पूरा प्रयोग तो आता नहीं, आपके पास सवाल क्या आएंगे कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग किस वर्ष में किए, 1928। किसका यूज किया, जीवाणु। कौन सा जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस जीवाणु के 2 रूप होते हैं, एक एस स्ट्रेन जीवाणु और आर स्ट्रेन। मतलब ये एस और आर का मतलब है जब इन जीवाणुओं को आप लेबोरेटरी में ग्रो करते हो, संवर्धित, तो जो चिकने और चमकीले दिखाई देते हैं वो एस स्ट्रेन, और जो खुरदुरे दिखाई देते हैं उसने आर स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या है, एस स्ट्रेन का मतलब है ये ऐसे जीवाणु हैं जिनके बाहर एक श्लेष्मा का या पॉलीसैकेराइड का आवरण मिलता है। एस स्ट्रेन जीवाणु का मतलब है इनके बाहर क्या मिलेगा, बाहर एक श्लेष्मा
या पॉलीसैकेराइड का आवरण मिलता है या कोट उपस्थित। और आर स्ट्रेन जीवाणु का मतलब है उनके बाहर कोई श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता, मतलब कोई कोट नहीं होता। तो किस जीवाणु पर प्रयोग किए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिनमें श्लेष्मा का आवरण होगा उसे कहेंगे एस स्ट्रेन, और जिसके बाहर कोई आवरण नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? आर स्ट्रेन। अब ये आवरण से क्या फायदा होता है? जिस जीवाणु में ये आवरण होता है वो रोगजनक होता है, वो निमोनिया या रोग उत्पन्न करता है। तो एस स्ट्रेन जीवाणु कैसा हो गया? रोगजनक। ये जीवाणु कैसा हो गया? रोगजनक। और आर स्ट्रेन में ये श्लेष्मा का आवरण नहीं है, नहीं है तो ये कैसा हो गया? रोग रहित। ये इसे अंग्रेजी में कहते हैं विरुलेंट, और इसे क्या कहते हैं? नॉन विरुलेंट। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया आपको याद रखना है। उसके दो रूप याद रखने हैं। रोगजनक कौन सा होगा? एस स्ट्रेन। रोग रहित कौन सा होगा? आर स्ट्रेन। ये रोगजनक क्यों है? क्योंकि बाहर श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड का आवरण है। और आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें कोई आवरण नहीं है। ठीक है ना। ये एस को अपन स्मूथ या शाइनी कहते हैं, आर को रफ। इनको आप रोगजनक कहो, संक्रामक कहो, या रोग रहित या असंक्रामक, एक ही बात है। हाँ हाँ, इसके कारण ये श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड के कारण रोगजनक है। लिख लिया? ले लूं आगे? अब देखो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या किया। पहले केस में कौन से जीवाणु लिए? आर स्ट्रेन जीवाणु लिए। और आर स्ट्रेन जीवाणु को उन्होंने क्या किया? चूहे में इंजेक्ट किया। अब जब ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में निवेशित किया तो क्या होना चाहिए? आर स्ट्रेन तो रोग उत्पन्न करता ही नहीं है, रोग उत्पन्न नहीं करता तो चूहा बच जाना चाहिए, तो चूहा जीवित। तो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थी। फिर सेकेंड केस में ग्रिफिथ ने क्या किया? एस स्ट्रेन जीवाणु लिए और एस स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में निवेशित किया।
अब एस स्ट्रेन जीवाणु में श्लेष्मा का आवरण है, पॉलीसैकेराइड आवरण है, तो वो रोग उत्पन्न करेगा, रोग उत्पन्न करेगा तो मर जाएगा। तो आपके पास चूहा क्या हो गया? मर गया। ये भी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरे केस में ग्रिफिथ ने क्या किया? तीसरे केस में एस स्ट्रेन जीवाणु को ताप निष्क्रिय कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु लिए और ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु को अब चूहे में निवेशित किया। तो अधिक ताप पर यह जीवाणु निष्क्रिय हो चुका है, तो चूहा जीवित रहना चाहिए, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। यह तीसरा केस था। फिर चौथे केस में क्या किया? ग्रिफिथ ने चौथे केस में ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु और आर स्ट्रेन जीवाणु का मिक्सचर लिया। क्या लिया? ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु प्लस आर स्ट्रेन जीवाणु का मिक्सचर जो है वो चूहे में निवेशित किया। हिसाब से क्या होना चाहिए? बच जाना चाहिए। आर स्ट्रेन तो वैसे भी चूहे को नहीं मारता, ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन भी चूहे को नहीं मारता, तो दोनों का मिश्रण भी लोगे तो नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहां पर चूहा क्या हो गया? मर गया। तो ग्रिफिथ को यह चौथा केस समझ में नहीं आया। अब देखो, हमें मालूम है क्या हुआ होगा। ग्रिफिथ को यह नहीं पता चला, लेकिन हमें पता है क्या चला। हमें पता है कि यह ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन में डीएनए है, वो डीएनए ताप के कारण विकृतीकृत हो गया, लेकिन वो डीएनए एस स्ट्रेन जीवाणु से निकलकर आर स्ट्रेन में जाएगा। आपके पास ये देखो, ये एस स्ट्रेन जीवाणु है। इस एस स्ट्रेन जीवाणु को आपने अधिक ताप दिया, अधिक ताप दिया तो उसका डीएनए विकृतीकृत हो गया। अधिक ताप पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, डीएनए विकृतीकृत हो जाता है, इसलिए कम। अब ये डीएनए निकलकर किस में जाएगा? आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन तो सामान्य है, तो ये डीएनए वापस कैसा बन जाएगा? द्विरज्जुक। और ये डीएनए इस आर स्ट्रेन के बाहर किसका आवरण बना देगा? श्लेष्मा। तो आर स्ट्रेन जीवाणु रूपांतरित होकर एस स्ट्रेन जीवाणु बन जाएंगे। हमें मालूम है ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु से डीएनए निकलकर आर स्ट्रेन में जाएगा और जाने के बाद आर स्ट्रेन को किस में रूपांतरित कर देगा? रोगजनक एस स्ट्रेन में। और रोगजनक एस स्ट्रेन चूहे को मार देगा। ग्रिफिथ यह साबित नहीं कर पाए। ग्रिफिथ को लगा कोई ऐसा पदार्थ है। ग्रिफिथ यह साबित नहीं कर पाए कि वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन। ग्रिफिथ ने अपने रिजल्ट में यह लिखा कि कोई ऐसा पदार्थ है जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है और उस जीवाणु को रूपांतरित करके एस स्ट्रेन जीवाणु में बदल देता है। लेकिन ग्रिफिथ यह साबित नहीं कर पाए कि वो रूपांतरित पदार्थ डीएनए होगा। क्लियर? तो ग्रिफिथ का रिजल्ट क्या आ गया? रूपांतरण सिद्धांत क्या कहता है? कोई ऐसा पदार्थ है जो ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु से निकलकर आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन जीवाणु को किस में रूपांतरित कर देता है? एस में। और वो एस स्ट्रेन चूहे को मार देगा। ये लिख लो चारों, फिर अपन देखते हैं। न्यूजीलैंड चाहते तो अपन न्यूजीलैंड है, बाकी पता नहीं।
और वो एलन ओपनर चल जाए तो बढ़िया। लिख लिया? तो इसमें लिखेंगे अब ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। लिखे? ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत, इसमें लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार एक ऐसा पदार्थ, इस सिद्धांत के अनुसार एक ऐसा पदार्थ ताप निष्क्रिय एस ट्रेन जीवाणु से, एक ऐसा पदार्थ ताप निष्क्रिय एस ट्रेन जीवाणु से आर स्ट्रेन जीवाणु में स्थानांतरित होता है। एक ऐसा पदार्थ ताप निष्क्रिय एस ट्रेन जीवाणु से आर स्ट्रेन जीवाणु में स्थानांतरित होता है और उसे रोगजनक एस ट्रेन जीवाणु में रूपांतरित कर देता है। और उसे रोगजनक एस ट्रेन जीवाणु में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये किसका प्रयोग था? ग्रिफिथ का। इसका मतलब ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद तक ये नहीं पता चला कि रूपांतरित पदार्थ क्या है। अब रूपांतरित पदार्थ जैव रासायनिक रूप से क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, वो पता करने के लिए प्रयोग किसने किए? एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्थी, 3 वैज्ञानिक थे। तो अब आपके पास हेडिंग डालेंगे रूपांतरित पदार्थ या रूपांतरण पदार्थ की जैव रासायनिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो अब हमको यह पता करना था कि ये जो रूपांतरित पदार्थ है वो क्या है। अब इसके लिए प्रयोग 3 वैज्ञानिकों ने किए, एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्थी ने। किस वर्ष से किस वर्ष के मध्य? 1933 से 1944 के मध्य। तो 3 वैज्ञानिक थे, एवरी, मैक्लॉइड, मैकार्थी। उन्होंने यह पता कराया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो रूपांतरित पदार्थ है, वो रासायनिक रूप से क्या है। अब देखो, डाउट किसमें था? 3 में। या तो रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन होगा, या रूपांतरण पदार्थ आरएनए होगा, या रूपांतरण पदार्थ डीएनए होगा। तीनों में से कोई एक होगा। तो इन्होंने अपनी तकनीक में एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्थी ने अपने प्रयोग के लिए एंजाइम्स यूज की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटीन्स का अपघटन करने वाली कौन सी एंजाइम ले ली? प्रोटीएजेस। प्रोटीन के अपघटन के लिए प्रोटीएजेस, आरएनए के अपघटन के लिए आरएनएजेस, और डीएनए के अपघटन के लिए कौन सी एंजाइम? डीएनएजेस का प्रयोग किया। प्रोटीन के अपघटन के लिए प्रोटीएजेस,
आरएनए के अपघटन के लिए आरएनएजेस, डीएनए के अपघटन के लिए डीएनएजेस। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसका उन्होंने रूपांतरण प्रक्रिया चालू कर दी। रूपांतरण प्रक्रिया चालू करने के बाद उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस किसको तोड़ेगी, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स टूट गए, फिर भी रूपांतरण चलता रहा, मतलब प्रोटीन तो रूपांतरित पदार्थ नहीं है। फिर उन्होंने रूपांतरण की प्रक्रिया वापस चालू करी, आरएनएजेस इस्तेमाल किए। आरएनएजेस ने किसको तोड़ा, आरएनए को। आरएनए टूटने के बाद भी रूपांतरण प्रक्रिया चलती रही, मतलब आरएनए भी रूपांतरण पदार्थ नहीं है। फिर उन्होंने कौन सी एंजाइम का यूज किया, डीएनएजेस। डीएनएजेस ने किसको तोड़ा, डीएनए को। और जैसे ही डीएनए टूटा, रूपांतरण की प्रक्रिया बंद हो गई। इसका मतलब रूपांतरित पदार्थ कौन सा है, डीएनए। किसने स्थापित किया, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी ने। किन तकनीक के प्रयोग या किसके द्वारा, एंजाइम्स के प्रयोग द्वारा। तो प्रोटीएजेस और आरएनएजेस के प्रयोग करने पर रूपांतरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन तो रूपांतरित पदार्थ नहीं है। डीएनएजेस को यूज करने पर डीएनए का अपघटन होगा, डीएनए टूटने पर क्या रुक जाएगा, रूपांतरण। मतलब रूपांतरित पदार्थ कौन सा है, डीएनए ही है। तो हेडिंग तो डाल दी होगी आपने, रूपांतरण पदार्थ की जैव रासायनिक प्रवृत्ति। इसमें लिख लेंगे फिर एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी ने ब्रैकेट में 1933 से 44 के मध्य यह प्रमाणित किया कि डीएनए ही रूपांतरण पदार्थ है। किया कि डीएनए ही रूपांतरित पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने प्रयोग में उन्होंने 3 प्रकार की एंजाइम्स यूज की। अपने प्रयोग में उन्होंने 3 प्रकार की एंजाइम्स यूज की। प्रोटीन अपघटन के लिए प्रोटीएजेस, प्रोटीन अपघटन के लिए प्रोटीएजेस, आरएनए अपघटन के लिए आरएनएजेस, आरएनए अपघटन के लिए आरएनएजेस और डीएनए अपघटन के लिए डीएनएजेस। प्रोटीन अपघटन के लिए प्रोटीएजेस, आरएनए अपघटन के लिए आरएनएजेस और डीएनए अपघटन के लिए डीएनएजेस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीएजेस व आरएनएजेस के प्रयोग पश्चात भी प्रोटीएजेस व आरएनएजेस के प्रयोग के पश्चात भी रूपांतरण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रोटीएजेस व आरएनएजेस के प्रयोग के पश्चात रूपांतरण की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि डीएनएजेस के उपचार पश्चात डीएनए के उपचार पश्चात डीएनएजेस के उपचार पश्चात रूपांतरण की प्रक्रिया रुक गई।
डीएनेजेस के उपचार पश्चात रूपांतरण की प्रक्रिया रुक गई, अतः डीएनए ही रूपांतरित पदार्थ प्रमाणित हुआ। तो इसका मतलब 1944 तक यह मालूम चल गया कि भाई जो रूपांतरण पदार्थ है वो क्या है, डीएनए, और रूपांतरण पदार्थ डीएनए है, तो इसका मतलब वैज्ञानिकों को भी यह लग गया कि मोटा मोटा आनुवांशिक पदार्थ होना क्या चाहिए, डीएनए। लेकिन उसको सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित करने के लिए कि भाई हां, यूनिवर्सली सार्वत्रिक रूप से डीएनए ही प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, उसका प्रयोग किस वैज्ञानिकों ने किया, हर्शी और चेज ने। किस वर्ष में, 1952 में। तो 1952 में सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित करना कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, किसने किया, हर्शी एंड चेज। हर्शी और चेज ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना, वायरस, जीवाणु भोजी को चुना। वायरस को कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, विकिरण सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। और कौन से समाव्ययी आइसोटोप्स यूज किए, P32 और S35। तो अब हेडिंग डालेंगे यहां पर, हर्शी और चेज का प्रयोग। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखना है। क्या प्रमाणित किया सार्वत्रिक रूप से कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, किसको यूज किया, जीवाणु भोजी यानी वायरस को। तकनीक विकिरण सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी, और समाव्ययी आइसोटोप्स फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ठीक है, ठीक है। और जीवाणु भोजी को संक्रमण तो ऑब्वियस ही बात है जीवाणु में ही कराएंगे, ई कोलाई का भी प्रयोग किया था, लेकिन क्वेश्चन में आए तो आपको आंसर क्या करना है, जीवाणु भोजी। हाँ, जीवाणु भोजी संक्रमण तो ई कोलाई में ही करेगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले जीवाणु भोजी की संरचना आपको पता होनी चाहिए। तो जब अपन जीवाणु भोजी की संरचना की बात करते हैं तो ये जीवाणु भोजी की संरचना होती है। मतलब जीवाणु भोजी में बाहर
प्रोटीन आवरण होता है और इस प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड। जीवाणु भोजी में बाहर क्या होता है? प्रोटीन आवरण, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। अंदर होता है डीएनए, ये हेड है और ये टेल या पूंछ होती है। अब देखो, आज तो हमें मालूम है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। लेकिन हर्शी एंड चेस को प्रमाणित करना था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कैसे? उनको डाउट था कि भाई या तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा या आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन आवरण होगा। कैसे पता करेंगे? उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, जीवाणु भोजी को जीवाणु में संक्रमण कर देते हैं। जीवाणु भोजी किसको नुकसान पहुंचाता है? जीवाणु को। अब जब जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करेगा तो या तो वो अपना डीएनए जीवाणु में डालकर उसे संक्रमित करेगा या अपना प्रोटीन आवरण कैप्सिड जीवाणु में डालकर संक्रमित करेगा। दो ही तरीके हैं। अगर एक विषाणु या वायरस जीवाणु को संक्रमित कर रहा है तो अपने आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा ही संक्रमित करेगा। तो या तो विषाणु का डीएनए जीवाणु में जाएगा, संक्रमण होगा, या प्रोटीन जीवाणु में जाएगा और संक्रमण होगा। जो जाएगा वो आनुवांशिक पदार्थ। वायरस डीएनए जीवाणु में डालेगा, संक्रमण उत्पन्न करेगा, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ। विषाणु प्रोटीन जीवाणु में डालेगा, रोग उत्पन्न करेगा, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों विषाणु ले लिए। मतलब उन्होंने पहले केस में क्या किया? एक सेकेंड, उन्होंने जो प्रोटीन आवरण है कैप्सिड, उसको किससे आवृत कर दिया? S35 से लेबल। S35 से लेबल प्रोटीन आवरण। मतलब पहले केस में विषाणु को किसके? विषाणु के प्रोटीन को किससे आवृत कर दिया? S35 से। और दूसरे केस में विषाणु जो है उसके डीएनए को किससे लेबल कर दिया? P32 से। अब डीएनए को लेबल करने के लिए फास्फोरस क्यों यूज किया? क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है, फॉस्फेट समूह। और कैप्सिड या प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर का यूज क्यों किया? क्योंकि प्रोटीन में अमीनो अम्ल होते हैं और मीथियोनिन और सिस्टीन अमीनो अम्ल में सल्फर होता है। तो प्रोटीन को लेबल कर दिया S35 से, डीएनए को लेबल कर दिया P32 से। फिर क्या किया? दोनों तरह के विषाणुओं को जीवाणु में क्या किया? इन्फेक्शन यानी संक्रमण। उसके बाद उनका मिश्रण हुआ, ब्लेंडिंग, और फिर क्या कर दिया? अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर यह जीवाणु कोशिका है ई कोलाई। वही तीनों ये आपके पास है ई कोलाई। पद वही हो गए। पहले संक्रमण, संक्रमण के बाद ब्लेंडिंग, अब हमें पता है दोनों केसेस में विषाणु का डीएनए जीवाणु में जाएगा। विषाणु कभी भी अपना प्रोटीन तो अंदर डालता ही नहीं है। तो विषाणु का जो प्रोटीन है, जीवाणु भोजी या विषाणु का जो प्रोटीन है, वो तो कहां रह गया? बाहर। और अंदर क्या चला गया? विषाणु का डीएनए। तो विषाणु का डीएनए तो बाहर चला गया और विषाणु का जो प्रोटीन है वो बाहर रह गया। इस केस में भी, यहां पर भी वायरल डीएनए, विषाणु का डीएनए जो किससे लेबल था? P32 से, वो अंदर चला गया और प्रोटीन आवरण कहां रह गया? बाहर। और प्रोटीन आवरण पर क्या लेबल था? 35S। तो जब पूरा प्रयोग हुआ, प्रयोग होने के बाद हर्शी और चेज ने देखा कि P32 की विकिरण सक्रियता कहां पर मिली? जीवाणु कोशिका के भीतर। मतलब विषाणु का डीएनए जीवाणु में गया और S35 की विकिरण सक्रियता कहां मिली?
जीवाणु कोशिका के बाहर, मतलब प्रोटीन जो है विषाणु का वो जीवाणु के अंदर नहीं गया। तो कौन अंदर गया? डीएनए, क्योंकि P32 की विकिरण सक्रियता कहां मिली? जीवाणु के भीतर, इसलिए आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया? डीएनए हो गया। क्लियर? S35 P32। तो पहले आप एक मिनट, ये तो जरूरत नहीं है, ये तो अपने लिख लिया, तो पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर ये डायग्राम बना लेना, हम लिख लेंगे। प्रयोग में कुछ जीवाणु भोजी के प्रोटीन को S35 से लेबल किया गया। S35 से लेबल किया गया, जबकि कुछ जीवाणु भोजी के डीएनए को P32 से लेबल किया गया। इन दोनों विषाणुओं को ई कोलाई जीवाणु में संक्रमित किया गया। इन दोनों विषाणुओं को ई कोलाई जीवाणु में संक्रमित किया गया। अब मिलेगा नहीं, जब फोन की घंटी बज रही होती है ना, अब मिलता ही नहीं। फिर संक्रमण के पश्चात P32 की विकिरण सक्रियता P32 की विकिरण सक्रियता जीवाणु कोशिका के भीतर P32 की विकिरण सक्रियता जीवाणु कोशिका के भीतर पाई गई और S35 की विकिरण सक्रियता जीवाणु कोशिका के बाहर पाई गई। अतः जीवाणु भोजी का डीएनए ही जीवाणु में निवेशित हो, जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु में निवेशित हो संक्रमण उत्पन्न करता है। जीवाणु में निवेशित हो संक्रमण उत्पन्न करता है और इस कारण डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इस कारण डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब आप ये बना लो।
ये पता कैसे करोगे? संक्रमण हो गया, ब्लेंडिंग का मतलब मिश्रण होगा, मिश्रण के बाद उसको अवसादित करोगे। अभी अपन देखेंगे टेस्ट ट्यूब में, नीचे आएगा पेलेट, ऊपर आएगा सुपरनेटेंट, अभी बता रहा हूं। आपके पास क्या बोले? ओहो, फिर के लिए नहीं आते आप? फिर आपने ऐसे बहुत दिया होगा, सर कहाँ 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 फंसा दिया, क्या भेज दिया ना। कस्टमर केयर से फोन आया होगा आपके पास। देखो, जब आप ये अपकेंद्रण करोगे ना, तो अपकेंद्रण, ये सारा एक्सपेरिमेंट किस में होता है? टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब में अपकेंद्रण के बाद सारे ई कोलाई, जीवाणु कोशिका कहां होगी? नीचे की तरफ। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पेलेट। और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सुपरनेटेंट। सही। एक टेस्ट ट्यूब में नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पेलेट। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सुपरनेटेंट। तो सवाल आ जाए कि P32 की विकिरण सक्रियता कहां मिलेगी? पेलेट में या सुपरनेटेंट में? पेलेट में, क्योंकि विषाणु का डीएनए जीवाणु में गया, तो पेलेट में आपको किसकी विकिरण सक्रियता मिलेगी? P32। और विषाणु का प्रोटीन बाहर रह गया, तो सुपरनेटेंट में कौन सी विकिरण सक्रियता मिलेगी? S35। तो अब केंद्रन का मतलब है आपने सारी कोशिकाओं को नीचे अवसादित कर दिया। तो नीचे जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में विषाणु का डीएनए है, तो पेलेट में कौन सी विकिरण सक्रियता मिलेगी? P32 की। और बाहर की तरफ यानी सुपरनेटेंट की तरफ कौन सी मिलेगी? S35 की। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक अंतर आपसे पूछा है कि ये डीएनए और डीएनएस में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए कौन सा जैव अणु है? ये एक न्यूक्लिक अम्ल है, विषम बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। और डीएनएस क्या है? एंजाइम है। और एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होती है? प्रोटीन। तो दोनों अलग अलग जैव अणु हैं। डीएनेजेस तो एंजाइम होती है, एक प्रोटीन है, और डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, तो हर्शी और चेस के प्रयोग के बाद हमको यह मालूम चल गया कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब जैसे ये मालूम चल गया कि प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो अब आनुवांशिक पदार्थ के क्या होने चाहिए? कुछ विशिष्ट लक्षण। तो अब हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक पदार्थ के विशिष्ट लक्षण। आगे ले लूं? आगे
अब देखो भाई, आनुवांशिक पदार्थ के विशिष्ट लक्षण, मतलब हमारे पास ये मालूम चल गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए में ऐसी क्या खास खास बात है कि वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है? ऐसा डीएनए में क्या खास है कि वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर सकता है? सबसे पहले अपनी कॉपी बना सकता है। अगर आनुवांशिक पदार्थ अपनी कॉपी नहीं बनाएगा तो आगे संतति में बराबर नहीं जाएगा। तो किसी भी आनुवांशिक पदार्थ में सबसे मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए कि वो अपनी कॉपी बनाना चाहिए, मतलब उसमें प्रतिकृतिकरण या स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की क्षमता। फिर कॉपी बनाने के बाद दूसरा, स्थायी होना चाहिए, स्टेबल। आपके पास संरचनात्मक रूप से, रासायनिक रूप से वो क्या होना चाहिए? स्टेबल। और अपन ने देखा था डीएनए और आरएनए में से ज्यादा स्टेबल डीएनए है, और डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो डीएनए के अंदर थाइमीन नाइट्रोजन बेस है, वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, वो राइबो शर्करा से ज्यादा स्टेबल होती है। और तीसरा, डीएनए के दोनों रज्जुकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए डीएनए ज्यादा स्थायी है। डीएनए ज्यादा स्थायी है, आरएनए कम स्थायी है। इसलिए जितने भी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ वाले विषाणु होते हैं उनमें उत्परिवर्तन इतनी तेजी से क्यों होता है? क्योंकि आरएनए अस्थायी है, क्रियाशील है। हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्परिवर्तन दर ज्यादा होने के कारण आरएनए विषाणु बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। डीएनए जीवों में 20, 30, 40 सालों तक ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो आनुवांशिक पदार्थ का पहला लक्षण तो हो गया कि उनमें कॉपी होनी चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तीसरा, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं दर्शाएंगे तो जैव विकास नहीं होगा। तो जैव विकास के लिए उनमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? उत्परिवर्तन। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपन ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, प्रोटीन बनाना चाहिए। आज डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि वो आरएनए से प्रोटीन को कोड करता है, और प्रोटीन बनाना मतलब लक्षणों का नियंत्रण, मतलब मेंडल के कार्य के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। तो हर आनुवांशिक पदार्थ में कितने विशेष लक्षण आपको पता होने चाहिए? 4। कॉपी बनाना चाहिए, प्रतिकृतिकरण, स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन दर्शाना चाहिए, और मेंडल के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। लिखेंगे आनुवांशिक पदार्थ के विशेष लक्षण। पहला, स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता। स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता अर्थात आनुवांशिक पदार्थ स्वयं की कॉपी बनाने की क्षमता रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रासायनिक व संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। रासायनिक व संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। यहां पे नोट, यहां पे आ जाएगा, डीएनए आरएनए से अधिक स्थायी होता है। डीएनए आरएनए से अधिक स्थायी होता है। कारण 3 लिखेंगे।
पहला थाइमीन यूरेसिल से अधिक स्थायी, थाइमीन यूरेसिल से अधिक स्थायी, दूसरा डीऑक्सी राइबो शर्करा से अधिक स्थायी, डीऑक्सी राइबो शर्करा से अधिक स्थायी, और तीसरा डीएनए में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। ठीक है, यहां पर एक नोट भी लिख लेंगे। आरएनए कम स्थायी होने के कारण, आरएनए कम स्थायी होने के कारण तेज दर से उत्परिवर्तन दर्शाता है। आरएनए कम स्थायी होने के कारण तेज दर से उत्परिवर्तन दर्शाता है। और इस कारण आरएनए विषाणुओं में जैव विकास तेजी से होता है। और इस कारण आरएनए विषाणुओं में जैव विकास तेजी से होता है। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ के विशेष लक्षण में पहला तो प्रतिकृतिकरण हो गया, दूसरा स्थायी स्टेबिलिटी, तीसरा आनुवांशिक पदार्थ में आरएनए में हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ डीएनए में होते हैं। तीसरा लिखेंगे, कोई ऐसा आरएनए होता है जिसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं? टीआरएनए हम पढ़ेंगे। टीआरएनए की क्लॉवर लीफ संरचना होती है, उसमें होता है हाइड्रोजन बंध। तो तीसरा लिखेंगे, आनुवांशिक पदार्थ में तीसरा बिंदु है, आनुवांशिक पदार्थ में थोड़ी दर से उत्परिवर्तन होने चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ में थोड़ी दर से उत्परिवर्तन होने चाहिए ताकि जैव विकास में योगदान दे सके। ताकि जैव विकास में योगदान दे सके। और चौथा, आनुवांशिक पदार्थ मेंडल कारक के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ मेंडल कारक के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल कारक के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रोटीन का निर्माण करना चाहिए। प्रोटीन निर्माण में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अपन ने इतिहास देखा है। इतिहास में हमारे पास सबसे पहले अपन ने खोज कहां से चालू हुई?
1926 में आनुवांशिक पदार्थ की खोज चालू हुई। पहला प्रयोग किस वर्ष में आया? 1928 में, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए, लेकिन सिर्फ ये बता पाए कि कोई पदार्थ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होता है। कौन सा पदार्थ स्थानांतरित होता है? वो डीएनए है। किसने स्थापित किया? एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्थी ने। किस वर्ष में? 33 से 44। किस तकनीक का प्रयोग किया? हाँ, यहां का रेडियो एक्टिव है, एंजाइम्स। एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्थी ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया? एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, और फिर पता कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन पदार्थ कौन सा था? डीएनए। उसके बाद सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित करना कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, किसने किया? हर्शी एंड चेस। किस वर्ष में? 1952। किसका प्रयोग? जीवाणु भोजी। इन्होंने कौन सी तकनीक? विकिरण सक्रियता। और आइसोटोप्स कौन से हैं? P32 S35। प्रयोग के बाद आपको P32 की विकिरण सक्रियता कहां देखने को मिलेगी? पैलेट में, मतलब जीवाणु कोशिका के भीतर। और S35 की विकिरण सक्रियता कहां देखने को मिलेगी? बाहर, सुपरनेटेंट में। इससे यह मालूम चलता है कि प्रोटीन आवरण तो बाहर रह जाता है और विषाणु का डीएनए ही जीवाणु के अंदर जाता है। और फिर अपन ने लक्षण देख लिए। कोई भी आनुवांशिक पदार्थ के लक्षण क्या होने चाहिए? 4। अपनी कॉपी बनाना चाहिए, ज्यादा स्थायी होना चाहिए, थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन, ज्यादा उत्परिवर्तन नहीं। ज्यादा उत्परिवर्तन कौन दर्शा रहा है? आरएनए। और प्रोटीन को कोड करना चाहिए, यानी मेंडल के कारक के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। इस संडे आपका टेस्ट है क्या? क्या है सिलेबस? इकोलॉजी है। तो इस संडे के टेस्ट में आपके पास इकोलॉजी है। जेनेटिक्स तो नहीं है ना? नहीं है। तो चारों चैप्टर हैं क्या इकोलॉजी के? चारों? ओके, बढ़िया। ठीक है भाई, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।